ये कहानी उस भारत की है जो आज अपने चेहरे को आईने में देखने के लिए तैयार। तो कुछ लोग इससे जुड़ी चिंताओं और खतरों की भी बात कर रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि जब गहराने का डर है और ऐसे ऐसे ही कई और जरूरी मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। एक और चिंता है दोस्तों कि ये सरकारें इस डेटा का इस्तेमाल जनता की भलाई के, लेकिन सवर्णों के मन की बात का टेलीकास्ट कर सके ऐसा चैनल या रेडियो अभी तक नहीं बना। कई सवर्णों का ऐसा सोचना है देश में कि सरकारें उनकी जाति जनगणना कब हुई थी और इसे क्यों रोका गया समझा। अब ये जानते हैं कि क्या भारत के अलावा किसी और देश में भी होती है जाति जनगणना और क्या उस देश में। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वाजपेयी और आप मुझे देख रहे हैं काउंटिंग क्लाउड्स विद आरवी चैनल। जाति जनगणना एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही देश की राजनीति, समाज और भावनाओं तीनों में हलचल पैदा हो जाती है। बिहार में शुरू हुई इस पहल ने वो सवाल खड़े कर दिए हैं जिन्हें दशकों से दबा दिया गया था। अब बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, अब बात है पहचान की, हक की और उस सच्चाई की जो बरसों से छुपाई गई। कुछ इसे बदलाव की सीढ़ी मान रहे हैं तो कुछ इसे विवादों की शुरुआत। लेकिन एक बात तय है कि जाति जनगणना अब सिर्फ गिनती नहीं है, ये एक आंदोलन बन चुकी है। ये कहानी उस भारत की है जो आज अपने चेहरे को आईने में देखने के लिए तैयार। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जाति जनगणना में समस्याएं क्या हैं। हाल ही में बिहार में जाति जनगणना करवाई गई थी। इसके बारे में लोगों की मिली जुली राय सामने आई। एक तरफ इसे सामाजिक न्याय का जरिया माना जा रहा था, तो दूसरी ओर कुछ लोग इससे जुड़ी चिंताओं और खतरों की भी बात कर रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि जब जातियों की गिनती खुले तौर पर की जाएगी और आंकड़े सामने आएंगे तो लोगों की पहचान और चर्चा फिर से जाति के आधार पर होने लगेगी। इससे समाज में पहले से मौजूद जातिगत भेदभाव और ज्यादा गहराने का डर है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जाति जनगणना के बहाने राजनीतिक दल जाति आधारित राजनीति को और ज्यादा हवा दे सकते हैं। वोट बटोरने के लिए पार्टियां विशेष जातियों को लुभाने की कोशिश करें और इससे वोट बैंक की राजनीति और बढ़ेगी। इससे असली मुद्दे जैसे कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और ऐसे ऐसे ही कई और जरूरी मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। एक और चिंता है दोस्तों कि ये सरकारें इस डेटा का इस्तेमाल जनता की भलाई के बजाय अपने फायदे के लिए कर सकती है, जैसे कि आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ उन्हीं जातियों को फायदा पहुंचाना जो चुनाव में असर डाल सकती है, बाकियों को नजरअंदाज करना। जाति जनगणना के बारे में क्या है सवर्णों के मन की बात। अरे चौंकिए मत, आपने सही सुना। हम सवर्णों यानी जनरल कैटेगरी की बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वर्ग के कई लोगों को लगता है कि सबके मन की बात तो हो रही है, लेकिन सवर्णों के मन की बात का टेलीकास्ट कर सके ऐसा चैनल या रेडियो अभी तक नहीं बना। कई सवर्णों का ऐसा सोचना है कि सरकारें उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती और उनके लिए कोई खास कदम नहीं उठाती। असल में सवर्णों को अक्सर ये माना जाता है कि वे बहुत अमीर, खुशहाल होते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है दोस्तों। आजकल बहुत से सवर्ण परिवार गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण जैसी सुविधाएं नहीं मिलती, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरी और पढ़ाई में आरक्षण मिलता है। सवर्णों को ऐसी कोई छूट नहीं होती, जिससे कई बार उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत और योग्यता नजरअंदाज की जा रही है। राजनीतिक तौर पर भी सवर्णों का यह मानना है कि सरकारें वोट बैंक की राजनीति करती हैं और उनकी परेशानियों पर ध्यान नहीं देती। क्योंकि सवर्णों का वोट बटा हुआ होता है, वे एकजुट नहीं होते, इसीलिए सरकारें उनके मुद्दों को ज्यादा नहीं उठाती। खासकर मध्यम वर्ग के सवर्ण तो पूरी तरह से आर्थिक मदद से वंचित रहते हैं। सरकारी योजनाओं में उन्हें अच्छे मौके नहीं मिलते। कुछ वक्त पहले आर्थिक आरक्षण का कानून तो आया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका सही फायदा बहुत कम सवर्णों को ही मिल पाया। इस वजह से सवर्णों को लगता है कि सरकार जाति के आधार पर नीतियां बनाती है, जबकि असल में उन्हें आर्थिक मदद की ज्यादा जरूरत है। वो चाहते हैं कि सरकारें सिर्फ जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को देखकर नीतियां बनाएं, ताकि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि ये जाति जनगणना का ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल इस बात पर बात करते हैं कि देश में आखिरी बार जाति जनगणना कब हुई थी और इसे क्यों रोका गया था। भारत में आखिरी बार पूरी जाति जनगणना
1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। इसमें सभी जातियों की जानकारी दर्ज की गई थी। हालांकि 2011 में भी एक प्रयास किया गया था, जिसे सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना SECC कहा गया। इसमें जातियों से जुड़ा डेटा भी इकट्ठा किया गया, लेकिन सरकार ने इसे जनगणना का हिस्सा नहीं माना और ये डेटा आज तक सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया। जाति जनगणना को रोकने के पीछे कई वजह थी। सरकार को डर था कि अगर जातियों की सही गिनती सामने आ गई तो लोगों में जाति के नाम पर झगड़े और भेदभाव बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर जातियों की संख्या सबको पता चल गई तो आरक्षण और सरकारी फायदे को लेकर राजनीति और बहस और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक और वजह यह भी थी कि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैं, जिनकी सही गिनती करना और उन्हें ठीक से समझना बहुत मुश्किल काम है। कुछ सरकारों का यह भी मानना था कि मदद जाति देखकर नहीं, बल्कि आदमी की आर्थिक हालत देखकर की जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने जाति के बजाय गरीबी पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी समझा। अब ये जानते हैं कि क्या भारत के अलावा किसी और देश में भी होती है जाति जनगणना, और क्या उस देश में कुछ हासिल हो पाया इस जाति जनगणना से, या फिर हुआ सिर्फ नुकसान। भारत के अलावा नेपाल एक ऐसा देश है जहां जाति आधारित जनगणना होती है। नेपाल में जाति जनगणना से सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि देश में किन जातियों की जनसंख्या कितनी है और किसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। इससे दलित, जनजाति और पिछड़े वर्गों को योजनाओं में ज्यादा हिस्सेदारी और सुविधाएं दी जा सकती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी सामने आए। जातिगत आंकड़े आने के बाद कई जातियां खुद को पिछड़ा या दलित साबित करने की होड़ में लग गई, ताकि उन्हें सरकारी सुविधाएं मिल सके। इससे समाज में पहचान की राजनीति और विभाजन की भावना बढ़ने लगी। कुछ जगहों पर जाति के आधार पर तनाव और टकराव भी बढ़े। इसलिए नेपाल का अनुभव दिखाता है कि जाति जनगणना से फायदा तो होता है, लेकिन उसे संभालने के लिए सोच, समझ और संतुलन भी जरूरी है। आज जाति जनगणना के बारे में इतना ही। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, जिसमें फिर से बात होगी किसी और मुद्दे पर, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। तब तक के लिए जय हिंद।